हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस.com में। तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों भारतीय समाज एक परिचय। इसी का दोस्तों आज हम लोग करेंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने पूरा चैप्टर को एक्सप्लेनेशन किया, पूरा थ्योरी को। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, ठीक है। अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो आपका 60 से 70% क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, उसके बाद अगर आंसर आए तो तुरंत कमेंट कर देना। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। आपको पता चलेगा आप कितना पानी में है, अगर बेसिकली हम कहें तो दोस्तों चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन ही कहलाता है। यानी कि विभाजन जो है वो क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है, या फिर राष्ट्रवाद कहलाता है, या फिर वर्ग कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका समुदाय यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो भारतीय समाज का विभाजन जो है कई आधारों पर हुआ है और यह विभाजन जो है वो समुदाय कहलाता है। दोस्तों जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वैसे है वो मैं आपको बताऊंगा ही, और आप प्लीज सभी क्वेश्चन को नोट या फिर स्क्रीनशॉट लेके जरूर जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सोशियोलॉजी 12 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है। मतलब आपको पूछ रहा है कि आर्थिक आधार पर समाज जो है वो कितने वर्गों में बांटा गया है, 4, 5, 3, 2। तो दोस्तों सेकंड का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि 3। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक आधार पर समाज जो है वो 3 वर्गों में बांटा गया है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय गांवों की जनसंख्या सामान्यतः से कम होती है। मतलब आपको पूछ रहा है कि भारत में जो गांवों की संख्या है वो सामान्यतः कितने से कम है, 4000 से, 3000 से, 5000 से, 7000 से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है 5000 यानी कि ऑप्शन सी। तो भारतीय गांवों की जनसंख्या जो है सामान्यतः 5000 से कम होती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण एवं नगरीय, जिसको आंसर आता है प्लीज आप लोग जल्द से जल्द आंसर को कमेंट करेंगे। मैं आपका ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूंगा और ज्यादा टाइम आपको दूंगा भी नहीं, वीडियो को पॉज करके तभी आप लोग आंसर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है। मतलब पूछ रहा है, जो 10th क्लास में बच्चे होंगे उसको मालूम होगा, जब आप लोग 10th क्लास में पढ़ते थे तो आपको मालूम होगा पृथककरण का मतलब क्या होता है, अलग करना, ठीक है। तो ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का यानी कि बांटने का क्या मतलब कि आधार है। तो दोस्तों क्या है, जनसंख्या का आकार, या फिर सामाजिक संबंध की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति, या फिर उपभोग की प्रकृति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्यवसाय की प्रकृति यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो ग्रामीण और नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है, व्यवसाय की प्रकृति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका, राष्ट्रवाद का अर्थ है। बताइए राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जाति पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन डी, तो राष्ट्रवाद का अर्थ जो है यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। दोस्तों सभी क्वेश्चन में जितना भी आपको करा रहा हूं सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। ग्रामीण उद्योगों का विकास, ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार, कृषि उत्पादन में वृद्धि, या फिर गांव का सर्वांगीण विकास। तो दोस्तों 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका गांव का सर्वांगीण विकास यानी कि ऑप्शन डी। तो सामुदायिक विकास योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, ये सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, गांव का सर्वांगीण विकास। दोस्तों जो दोस्त नए जुड़े हैं उसके मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सोशियोलॉजी का भी यानी कि जो अभी कराया जा रहा है इसका भी कंप्लीट चैप्टर तैयारी किया जाता है। कैसे, पहले आपको थ्योरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव यानी कि क्वेश्चन आंसर कराने के बाद फिर आपका टेस्ट, फिर इंपॉर्टेंट जो इससे ऑब्जेक्टिव बनता है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट और लॉन्ग, सभी चीज यहाँ पर सोशियोलॉजी का भी करवाया जाता है। आप ऑलरेडी देखते होंगे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का और भी कई सब्जेक्ट है जैसे कि इकोनॉमिक्स का, तो सभी सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर करवा रहे हैं। उसी तरीके से आपका सोशियोलॉजी का भी करवाया जाता है। इसलिए चैनल पे पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस में, जैसे भी हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समाज शास्त्र का जनक कौन है। दोस्तों मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ये, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समाज शास्त्र का जनक कौन है, दुर्थिम, कॉम्ट, सोरोकिन या फिर फुले। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कॉम्ट, ठीक है। कॉम्ट क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कॉम्ट। तो समाजशास्त्र का जो जनक है वो है कॉम्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है,
सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों, मैकाइवर एवं पेज या फिर पी जिसबर्ट या फिर एच.एम. जॉनसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोसाइटी जो नाम है पुस्तक का, बुक का, उसका रचयिता कौन है, उसका लेखक राइटर कौन है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका मैकाइवर एवं पेज, यानी कि सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता जो है वो मैकाइवर, क्या लिखा हुआ, मैकाइवर एवं पेज, ये दोनों है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण क्या है? सामाजिक स्थिरीकरण की बुनियादी आधार क्या है? बेस क्या है? धन एवं संपत्ति, जाति, परिवार, धर्म। तो भारत के जो समाज के लोग हैं उसका सामाजिक स्थिरीकरण यानी कि सबसे छोटा बुनियादी आधार क्या है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका जाति, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो भारतीय सामाजिक स्थिरीकरण की बुनियादी आधार जाति है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? मतलब पूछ रहा है कि उपनिवेशवाद जो है वो किस सोच को जन्म देता है? साम्राज्यवाद, समाजवाद, मानवतावाद या फिर अंतरराष्ट्रीयवाद। मैंने आपको बताया भी था औपनिवेशिक देश किसको कहा जाता है दोस्तों। औपनिवेशिक देश यानी कि किसी बड़े राष्ट्र के द्वारा छोटे राष्ट्र पर, यानी कि किसी बड़े देश के द्वारा छोटे देश पर शासन करना या फिर अपना खुद का सरकार बनना, उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कि उपनिवेशवाद जो है वो किस सोच का प्रतिफल है, यानी कि प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साम्राज्यवाद, यानी कि ऑप्शन ए। तो उपनिवेशवाद जो है वो साम्राज्यवाद सोच का प्रतिफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? मतलब पूछ रहा है कौन है जो कि सीमांत और मानव की अवधारणा दी है? मार्क्स ने, पार्सन्स ने, मर्टन ने या फिर जॉनसन ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जॉनसन ने। तो जॉनसन जो था वह सीमांत मानव की अवधारणा दी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक वर्ग एवं सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके, यह कथन किसका है? तो सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामाजिक वर्ग जो है एक समुदाय का ये भाग है जो कि सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सकता है, यानी कि अलग किया जा सकता है। यह कथन किसका है? किसका है दोस्तों? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मैकाइवर एवं पेज। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैकाइवर एवं पेज, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको पूछ रहा है, राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है, यह कथन किसका है? तो सिंपली एक कथन दिया हुआ है, जो कथन क्या है? राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशग, यहाँ पर ये वंशग लिखा हुआ शायद है ना, वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है। ये कथन जो किसका है? बर्गेस का है, लिकॉक का है या फिर बोगार्ड्स का है? तो दोस्तों बोगार्डस का है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लिकॉक, यानी कि ऑप्शन सी। तो ये जो कथन है वो लिकॉक का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैकाइवर एवं पेज, यानी कि ऑप्शन ए। सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता जो है, राइटर जो है वो मैकाइवर एवं पेज है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? बताइए किसने सीमांत मानव का अवधारणा दिया? मार्क्स ने, पार्सन ने, मर्टन ने, जॉनसन ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जॉनसन, यानी कि ऑप्शन डी। तो जॉनसन जो है वो सीमांत मानव की अवधारणा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 15 है, सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित में से क्या था? ग्रामीण उद्योगों का विकास, ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार या फिर कृषि उत्पादन में वृद्धि, गांव का सर्वांगीण विकास। कोई क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है, बट आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिपीट इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गांव का सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑप्शन डी। तो सामुदायिक विकास का जो मुख्य उद्देश्य था वो गांव का सर्वांगीण विकास था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछ रहा है ग्रामीण और नगरीय समुदायों को पृथक करने का, यानी कि अलग करने का मुख्य आधार क्या है? ये भी क्वेश्चन हम लोग अभी तुरंत पढ़े। इसका जो राइट आंसर है वो है व्यवसाय की प्रकृति, यानी कि ऑप्शन सी। तो ग्रामीण और नगरीय समुदाय को अलग करने का जो मुख्य आधार है वो आपका व्यवसाय की प्रकृति है। अब चलिए राष्ट्रवाद का अर्थ हम लोगों ने अभी तुरंत देखा कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है शायद। देखिए भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों जाति। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहा है? टाइपिंग करने वाला कुछ कर दिया होगा। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? साम्राज्यवाद, समाजवाद, मानवतावाद, अंतरराष्ट्रीयवाद। तो दोस्तों मैंने अभी आपको इसका आंसर दिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? समाजवाद, यानी कि ऑप्शन बी। तो उपनिवेशवाद जो है वो किस सोच का प्रतिफल है? समाजवाद सोच का प्रतिफल है। अब देखिए समाजशास्त्र का जनक कौन है? बताइए। तो दोस्तों जल्द से जल्द आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका कॉम्ट, यानी कि ऑप्शन बी। अभी ये क्वेश्चन भी कराया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? चलिए यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव में दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के किस विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? बंबई से भी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी या फिर पटना विश्व यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का हिंदी विश्वविद्यालय होता है, ठीक है, जिसको नहीं मालूम है जान लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बंबई विश्वविद्यालय यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। तो भारत के बंबई विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का पढ़ाई स्टार्ट हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1942 ईस्वी में, 43 ईस्वी में, 41 ईस्वी में, 44 ईस्वी में। तो क्रिप्स योजना जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है 1942 ईस्वी में। तो क्रिप्स योजना जो है वो 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? लैटिन एवं फ्रेंच भाषा, लैटिन एवं ग्रीक भाषा, लैटिन एवं अंग्रेजी भाषा, ग्रीक एवं अंग्रेजी भाषा। तो दोस्तों समाजशास्त्र का जो उत्पत्ति है वो किन भाषाओं से हुआ है, ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका लैटिन एवं ग्रीक, ठीक है, लैटिन एवं ग्रीक, ऑप्शन बी, ग्रीक लिखा हुआ सही है, ग्रीक वर्ड सही है, आंसर सही है। तो दोस्तों 23 का जो राइट आंसर है वो आपका बी, लैटिन एवं ग्रीक, ठीक है। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो है लैटिन और ग्रीक भाषा से हुई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सोसाइटी इन इंडिया, सोसाइटी इन इंडिया ये कैसे लिखा हुआ रहता है? इंग्लिश में कभी क्वेश्चन पूछ देगा, SOCIETY, सोसाइटी का शायद स्पेलिंग रॉन्ग है या गलत, आप लोग कमेंट करेंगे। तो सोसाइटी इन इंडिया ये पुस्तक का नाम इस तरह से लिखा हुआ, तो यहाँ पर हिंदी में है सोसाइटी इन इंडिया जो है वो किसने लिखा था? मेंडलबम या फिर KM कपाड़िया। ये मेंडल नहीं है, ये मेंडलबम है, ठीक है। KM कपाड़िया, MM शाह, WI वार्नर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका मेंडलबम यानी कि ऑप्शन ए। तो सोसाइटी इन इंडिया जो है वो मेंडलबम ने लिखी थी इस पुस्तक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है वर्ण व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था, अनेकता में एकता, जजमानी व्यवस्था, इनमें से सभी। तो दोस्तों कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता जो है ये है, ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका अनेकता में एकता यानी कि ऑप्शन बी। तो कौन सी अनेकता में एकता भारतीय समुदाय की जो सर्वप्रथम विशेषता है? अनेकता में एकता ये भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहां से शुरू हुआ था? गांव से, शहर से, नगर से, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत को यहाँ पर तुक्का लगाने लगता है, ठीक है, लेकिन तुक्का कभी कभी सही भी हो जाता है। जो मानव समाज एवं संस्कृति का जो इतिहास है वो गांव से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गांव से, ठीक है। तो मानव समाज और संस्कृति जो है वो कहां से शुरू हुआ था दोस्तों? गांव से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है? भारतीय समाज के विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन ही कहलाता है। तो आपको पूछ रहा क्वेश्चन, भारतीय समाज का जो विभाजन है वो कई आधारों पर हुआ है, इस विभाजन को क्या कहते हैं? समुदाय, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका समुदाय यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब आर्थिक आधार पर समाज को जो है कितने वर्गों पर बांटा गया? हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अभी जस्ट पढ़ा, फिर से रिपीट हुआ है, 3 वर्गों में यानी कि ऑप्शन सी। अब उपनिवेशवाद का संबंध है समाजवाद से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पता है टाइपिंग करने वाला कुछ गलती कर दिया होगा, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। उपनिवेशवाद निम्नलिखित में से किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है? देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है कि उपनिवेशवाद जो है वह निम्नलिखित में से किस सामाजिक या फिर आर्थिक व्यवस्था की उपज है? समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद या फिर अंतरराष्ट्रीयवाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पूंजीवाद यानी कि ऑप्शन बी। तो उपनिवेशवाद जो है वो पूंजीवाद सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या है? अधिक है, कम है, समान है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय समाज में यानी कि भारत में जो है पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है फिर कम है, ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कम है यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। तो भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या जो है कम है, पुरुष जो है वो ज्यादा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? किसने इस बात को कहा था कि समुदाय जो है वो सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, फील्ड है? कौन कहा था? मैकाइवर एवं पेज, बॉर्डिन, के डेविस या फिर रेडफील्ड। तो दोस्तों 32 क्या क्वेश्चन कितना है? 32। इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मैकाइवर एवं पेज यानी कि ऑप्शन ए। तो किसने कहा था? मैकाइवर एवं पेज कहा था समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? किसने किया था दोस्तों? राजनारायण बसु ने, राम सिंह कुका ने, वासुदेव जोशी ने, महात्मा गांधी ने। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जो है वो किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजनारायण बसु यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों तक आवाज क्लियर आ रही है या नहीं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही। तो यहाँ पर बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजनारायण बसु यानी कि ऑप्शन ए।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, उदार राष्ट्रीयता का काल है। दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे उदार राष्ट्रीयता का काल जो है वो कितना से कितना था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, बताइए उदार राष्ट्रीयता का काल कितना है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है। आंसर दीजिए 1885 से 1905, 1905 से 18 या फिर 1919 से 1947। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1885 से 1905। जी हाँ दोस्तों, टोटल 20 साल। तो उदार राष्ट्रीय का काल कितना था, कितने साल तक वो चला था, 1885 से लेकर के 1905 तक। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 35। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तनों में विचारों की भूमिका पर बल दिया। तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका जो है उस पर जोर लगाया। कार्ल मार्क्स ने, मैकर वेबर ने, पैरेटो ने या फिर टोयनबी ने। दोस्तों थोड़ा सा वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा, बस आप लोग ध्यान से देखिए। 35 का दोस्तों आंसर क्या होगा, तुरंत आप लोग कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो मैक्स वेबर यानी कि ऑप्शन बी। तो मैक्स वेबर जो है वो सामाजिक परिवर्तन के विचारों में जो है अधिक विचारों की जो भूमिका उस पर अधिक बल दिया था, अधिक फोर्स लगाया था, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है। बताइए धर्म, वर्ग, जाति, टोनबी। तो इनमें से कौन है जो कि सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है दोस्तों। तो 36 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका जाति यानी कि ऑप्शन सी। वो जो है सामाजिक स्त्रीकरण का रूप नहीं है, बाकी धर्म, वर्ग, टोनबी ये तीनों है, ठीक है। तो जाति जो है वो सामाजिक स्त्रीकरण का रूप नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सोशल चेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं शब्दावली का सोशल चेंज एक वर्ड है। इस शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था, हॉर्बर्ट स्पेंसर ने, एल.एच. मॉर्गन ने, W.F. आकबर्न ने या फिर ई दुर्थिम ने, ठीक है। तो दोस्तों 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया। तो कौन विद्वान था, उस विद्वान का नाम क्या था जिसने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल, क्या सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया था। पार्सन्स, मर्टन, फिक्टर या फिर मैकाइवर एवं पेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन डी। मैकाइवर एवं पेज जितना भी ऑप्शन में आता है, जितना भी क्वेश्चन में आता है, ये सभी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो किस विद्वान था, विद्वान का क्या नाम था दोस्तों, मैकाइवर एवं पेज, जो कि समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में यानी कि सामाजिक संबंधों का जाल कहा था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। तो बताइए सबसे ज्यादा नगरीयकृत राज्य जो है वो भारत का कौन सा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। आप लोग भी सुने होंगे भारत का जो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है वो है महाराष्ट्र। यहाँ पर राज्य का बात हो रहा है ना कि शहर का। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, शहर में दिल्ली भी आएगा, मुंबई भी आएगा, लेकिन यहाँ पर राज्य का बात हो रहा है। तो राज्य में सबसे जो नगरीकृत राज्य है, नगर यानी कि कुल गांव का जो सबसे ज्यादा आबादी नगर में आता है, सबसे ज्यादा भारत में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। बिहार में नगर में ज्यादा आदमी नहीं आता, लेकिन वहीं पे अगर भारत में क्वेश्चन पूछे कि भाई बताइए कौन सा राज्य है जहां पर लोग जो है सबसे ज्यादा नगरीय है अन्य राज्यों के कंपैरिजन में, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार है। धर्म, कर्म, जाति व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की जो अद्वितीयता का प्रमुख आधार क्या है, धर्म है, कर्म है, क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका इनमें से सभी, ठीक है। तो धर्म भी, कर्म भी और जाति व्यवस्था भी। तो धर्म, कर्म, जाति व्यवस्था जो है भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उपनिवेशवाद किसी विदेशी शासन द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार का प्रचार करना है जिससे कि उस क्षेत्र के लोग अपनी सभ्यता के मूल्यों को विदेशी शासन के परिवेश में स्थापित करने लगे। उपनिवेशवाद की उपयुक्त परिभाषा का संबंध किससे है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, किसी बड़े राष्ट्र के द्वारा छोटे राष्ट्र पर शासन करना या फिर छोटे राष्ट्र पर सरकार बना देना, खुद का बड़े राष्ट्र के द्वारा बना देना, इसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो जो परिभाषा उपनिवेशवाद जो कि मैंने पढ़ा ऊपर में, ये किसने दिया था, इस परिभाषा को, डेफिनेशन को किसने दिया था दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जे ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जे ये ऑप्शन, इसी ने उपनिवेशवाद का परिभाषा को दिया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। बताइए निम्न में से कौन है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है संस्थापक था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, ए.ओ. ह्यूम, M.K. गांधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का तुरंत आंसर देंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो है ए.ओ. ह्यूम। 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे
ए ओ ह्यूम, ठीक है, ये कैपिटल एच है। तो ए ओ ह्यूम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। बहुत लोग कंफ्यूजन में लगा देते हैं, गांधी भी, राजेंद्र प्रसाद भी, भीमराव अंबेडकर भी, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, ए ओ ह्यूम, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? मतलब पूछ रहा है कि भारत में, जैसे कि आपको मालूम है, अंग्रेजों के द्वारा भारत में शासन किया गया था, इसलिए भारत को हम लोग उपनिवेशवाद कहेंगे, और जो अंग्रेज शासन कर रहा था उसको हम लोग उपनिवेशवादी शासन कहेंगे, ठीक है। तो भारत में जो ब्रिटिश के द्वारा उपनिवेशवादी शासन का जो स्थापना हुआ था, ये निम्नलिखित में से इसका कौन सा कारण उत्तरदायी है, यानी कि कौन जवाबदेही है? राजनीतिक अस्थिरता का अभाव, समाज में चेतना का अभाव, ईसाई धर्म का प्रसार उसी समय बहुत ज्यादा चल रहा था, या फिर इनमें से सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ठीक है। तो भारत में जो उपनिवेशवाद, यानी कि भारत में जो अंग्रेज आया था, वो जो राज किया था, इसका सभी रीजन है। सबसे पहले तो राजनीतिक अस्थिरता का अभाव था, समाज में चेतना का अभाव था, और ईसाई धर्म का प्रसार चल रहा था उसी समय, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन। क्वेश्चन बुक का नाम देखिए क्या है। सबसे पहले है नेशनल, दोस्तों आप लोग इंग्लिश में देख लीजिए क्योंकि हिंदी में कभी कभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। नेशनल है, उसके बाद कैरेक्टर, नेशनल कैरेक्टर एंड, ठीक है, नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स, FACTORS, नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन, इन क्या लिखा हुआ है ये? इन, उसके बाद ITS, इट्स, उसके बाद फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ध्यान से, फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन का बुक का नाम है, इस पुस्तक का लेखक राइटर का नाम पूछ रहा है, तो सबसे पहले बुक का एक बार नाम पढ़ लेते हैं, नेशनल कैरेक्टर्स एंड द फैक्टर्स, नेशनल कैरेक्टर्स एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन। तो इस पुस्तक का जो लेखक है, राइटर है, वो कौन है? ई बारकर, SC दुबे, कौन है दोस्तों? जल्द से जल्द आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ई बारकर। तो नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर इन इट्स फॉर्मेशन, इस पुस्तक का राइटर का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है? ई बारकर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से थियोसोफिकल, जितना भी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं इस वीडियो में, अगर आप इस सभी क्वेश्चन को यहाँ तक देख लें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चैप्टर का आपको एक भी क्वेश्चन को और देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसी का बोर्ड में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको भी और देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन लेके आएंगे, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसके बाद आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि 50 से लगभग 60 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक है, बताइए तो कौन है? ये जो थियोसोफिकल सोसाइटी है इसका संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती है, एनी बेसेंट है, कौन है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का, उसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन बी, ठीक है। तो एनी बेसेंट जो है वो थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्या कह रहा है क्वेश्चन? यह किसका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारतीय युवाओं में अंग्रेजी राज्य के प्रति क्या लिखा हुआ, स्वामी भक्ति की भावना में वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से वे अंग्रेजों के अधिक निकट आ सकेंगे। मतलब यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि यह विचार किसका था कि अंग्रेजी भाषा जब यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर लेगा भारत, तो इसके बाद जो है युवा जो है वो अंग्रेजी राज्य के प्रति यानी कि अंग्रेजी राज्य के प्रति जो है वो इच्छुक होगा, मतलब एक प्रकार का, और उसका भावना में वृद्धि होगा। वहीं पे जो है अंग्रेजी के वो अधिक निकट आएगा, लेकिन अपना संस्कृति को जो है वो छोड़ देगा। ये किसने कहा था? आंसर आपका एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड मैकलो, या फिर सी राज गोपालाचारी। तो दोस्तों 46 का जो है आंसर है वो है आपका कौन? लॉर्ड मैकाले, यानी कि ऑप्शन सी। तो 46 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लॉर्ड मैकाले इसी को कहा था, इसी कथन को कहा था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून, ये क्या लिखा हुआ? कानून, इंडियन काउंसिल एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? मतलब पूछ रहा उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट, ये किस वर्ष पारित किया गया था? 75 में, 80 में, 82 में, या फिर 85 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 1882 में, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। 1882 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी। तो उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून इंडियन काउंसिल एक्ट 1882 ईस्वी में पारित किया गया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सन 1905 ईस्वी में किस व्यवसाय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? लॉर्ड केनिन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी। तो 1905 ईस्वी में किस
वे सराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या लिखा हुआ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है वो तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा? तो निम्न में से कौन सा कारण जो है महत्वपूर्ण रहा था असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में? खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर इनमें से सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी। तो असहयोग आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार करने में जो है खिलाफत आंदोलन का भी भूमिका था, रॉलेट एक्ट का भी, और जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसका भी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में किया गया था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन डी। तो 1930 ईस्वी में गांधी जी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो दांडी यात्रा के रूप में किया था, दांडी यात्रा के रूप में किया था। कौन किया था? गांधी जी ने दोस्तों, ठीक है। और क्या था उस आंदोलन का नाम? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार है? जाति, धर्म, अर्थ, इनमें से सभी? तो आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अर्थ, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार क्या है? अर्थ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। समुदाय सबसे छोटा, क्या लिखा हुआ? छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन को समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की परिभाषा दी है, किसने दी है? मैकाइवर एवं पेज ने, रिस्ले डेविस ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका रिसेल, क्या लिखा हुआ? रिस्ले डेविस ने, यानी कि ऑप्शन बी। तो समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है, ये किसने जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, समुदाय की परिभाषा किसने दिया था? तो दोस्तों रिस्ले डेविस ने दिया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? बताइए। अनेकता में एकता, संस्कार द्वारा समाजीकरण, पुरुषवाद, इनमें से सभी? तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय समाज की विशेषता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनेकता में एकता, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। ये भारतीय समाज का विशेषता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 57 में, 1947 में, 1917 ईस्वी में? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना तब हुई थी जब भारत इंडिया में ही था, ठीक है, इसलिए आप लोग हिंट दे दिए। अब आप लोग इसका 54 का जो है आंसर को कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप लोग तुरंत याद दिला दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों एक चीज और, 1 मिनट आप वीडियो को देख लीजिए। 54 क्वेश्चन आपको टोटल करवाए, बिल्कुल आपको मजा आ गया होगा। जैसे सोशियोलॉजी का करवाए उसी तरह आपका दोस्तों हिस्ट्री का भी करवा दिए हैं, ज्योग्राफी का भी 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, 4 चैप्टर, हिस्ट्री का भी 3 चैप्टर, पॉलिटिकल का भी 3 चैप्टर, इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर, इसी तरह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को करवाए। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाइए, जो नए साथी जुड़े हैं, और जो पुराने हैं वो कमेंट वगैरह कीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। चैप्टर 1 का आ गया, उसी तरह चैप्टर 2, चैप्टर 3 सभी का आएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट सभी का आ जाएगा, एकदम नॉर्मली सी बात है, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।